हाय एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंसेस 360। सो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने जीनोमिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अदर टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोटोमिक डेटा के बारे में। प्रोटोमिक डेटा होता क्या है? जो प्रोटीन का सेट होता है, पूरा का पूरा जो सेट होता है किसी स्पेसिफिक सेल, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोमिक डेटा। अब इस डेटा में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें आपको इंक्लूड होगा एमिनो एसिड का सीक्वेंस। अब हमें पता है प्रोटोमिक में यहाँ पर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। तो वो एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है वो भी इस डेटा में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये हमारा जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है तो उससे हम उसकी आइडेंटिटी और उसका फंक्शन, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर प्रोटीन का अबेंडेंस लेवल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब प्रोटीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो रही है, चेंज क्या हो रही है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे कि डिजीज है, किसी डिजीज में या फीवर के कंडीशन में क्या होगा, कुछ एंजाइम या कुछ प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही जैसे मेडिकेशन है, हम कोई दवाई ले रहे होते हैं, उस टाइम पे भी कोई प्रोटीन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो वो जो सारी चीजें हैं वो हमारे इस प्रोटोमिक डेटा में इंक्लूड की जाती हैं। फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, इसका मतलब कि ट्रांसलेशन मतलब होता है प्रोटीन का बनना, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस। पोस्ट मतलब उसके बाद, और मॉडिफिकेशन मतलब कि प्रोटीन बनने के बाद जो चेंजेस होते हैं प्रोटीन में, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। अब ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इससे भी जो प्रोटीन की एक्टिविटी इम्पैक्ट होती है। ठीक है, प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, और उसका जो लोकेशन है कि किस लोकेशन में वो काम करेगा वो भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस डेटा को भी इंक्लूड किया जाता है हमारे प्रोटोमिक डेटा में। फिर इंटरेक्शन पार्टनर, जो प्रोटीन होता है वो अदर प्रोटीन के साथ भी मिलके काम करता है। ठीक है, तो वो किसके साथ मिलके काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो भी इस डेटा में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सेल की जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी है उसके बारे में जानना है, तो ये डेटा भी हमारा, ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोटीन किस अदर प्रोटीन के साथ काम कर रहा है। ठीक है। फिर ये प्रोटोमिक डेटा जनरेट कैसे किया जाता है? डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, इन टेक्निक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास टू चार्ज रेशियो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का जो फंक्शन है वो आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आई होप सबने इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, कि इसमें साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे सैंपल को क्या करा जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी प्रोटीन्स को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन, मतलब हमारे पास जो प्रोटीन्स है, ठीक है, उसके बारे में हमारे पास जो थोड़ा बहुत डेटा होता है, एग्जिस्टिंग डेटा होता है, उससे हम प्रोटीन का फंक्शन या जो बिहेवियर है और स्ट्रक्चर है वो क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेटाबोलिक डेटा के बारे में। मेटाबॉलिक डेटा को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मेटाबोलाइट का मतलब और मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और उन केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल। अब एक मेटाबोलाइट तो होगा नहीं, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है, मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो मल्टीपल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही हैं, उसमें मल्टीपल मेटाबोलाइट्स यूज हो रहे हैं, तो उन सबको मेटाबोलाइट्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलोम। जैसे कि आपका सैंपल जो है, अगर आप सैंपल लेते हो यूरिन का, बायोलॉजिकल सैंपल मतलब जैसे यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, तो उस सैंपल को आप लेते हो, तो उसमें जो मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, तो उसका जो आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो उस डेटा को हम क्या बोलेंगे? मेटाबोलोमिक डेटा। अब ये मेटाबोलिक डेटा हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में। मतलब जैसे कि जो केमिकल रिएक्शन आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट हैं या फिर परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में, ये आपको बताएगा। दूसरा, फिजियोलॉजिकल स्टेट, मतलब कि जो पर्सन है उसकी करंट कंडीशन क्या है, सेल या ऑर्गेनिज्म करंट कंडीशन क्या है, हेल्दी है, डिजीज है, स्ट्रेस में है, ठीक है, या स्टार्विंग कंडीशन में है। जैसे कि एक पेशेंट है, एक पर्सन है जो कि डायबिटिक है, एक नॉन डायबिटिक है, तो अगर आप उसका ब्लड सैंपल लोगे, तो इसके केस में, डायबिटिक के केस में, आपको जो ब्लड होगा उसमें ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, इसके केस में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन आपको कम मिलेगी। तो इससे हमें पता चल जाता है, इस डेटा से हमें पता चल जाएगा पर्सन की फिजियोलॉजिकल स्टेट के बारे में। तो
जो मेटाबॉलिक डेटा है उसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इसकी दो टेक्निक होती हैं, तो क्रोमेटोग्राफी कपल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से या फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। क्रोमेटोग्राफी कपल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, इसमें आप क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से अगर मिक्सचर है हमारे पास मेटाबोलाइट्स का, तो उसमें क्या करेगा, क्रोमेटोग्राफी सेपरेट कर देगा, हर मेटाबोलाइट को अलग अलग सेपरेट कर देगा। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करेगा, हर मेटाबोलाइट को अलग आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और वैसे ही हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी काम करता है, ये क्या करेगा, हर मेटाबोलाइट को आइडेंटिफाई करता है, ये भी आपके जो मेटाबोलाइट्स हैं इसको आइडेंटिफाई करेगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट बायोलॉजिकल डेटा में, दैट इज स्ट्रक्चरल डेटा। इसमें आपको मिलेगा 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड का बना होता है, और वो अमाइनो एसिड का किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है और कितने नंबर हैं, उससे हम 1D स्ट्रक्चर से तो हम पता कर सकते हैं, बट इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन पता करने के लिए हमें उसका 3D स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये आपको कहाँ मिलेगा, डिटेल फॉर्म में आपको ये स्ट्रक्चरल डेटा में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल डेटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो 3D स्ट्रक्चर है, अगर हमें प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड का 3D स्ट्रक्चर पता है तो हम उसका फंक्शन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि ये प्रोटीन है, ठीक है, उसका ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर में एक स्पेस क्रिएट होती है, क्रेविसेस, जिसको हम, जैसे आपने एंजाइम का देखा होगा, एंजाइम जो फोल्ड रहता है उसमें एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऐसे जो ये प्रोटीन है, यहाँ पर जो ये क्रिवाइसेस रहती हैं, ये जो स्पेस रहती है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ड्रग डिजाइन करा जाता है, और वो जो ड्रग होगा वो इसी स्पेस में जाके बाइंड करेगा। जैसे लॉक एंड की होता है, जो लॉक है उसमें एक स्पेस होती है, उस स्पेस में उसकी एक पर्टिकुलर चाबी बनाई जाती है उस शेप के अकॉर्डिंग, तो वो जो की है वो इसमें ही, इसी लॉक में बाइंड करेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर स्पेस होती है, इस स्पेस के अकॉर्डिंग ड्रग क्रिएट किया जाता है, और ये जो ड्रग होता है वो इसी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। अब ये जो स्ट्रक्चरल डेटा होता है ये कैसे जनरेट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है, इसके बायोमोलिक्यूल, जो आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, उसके क्रिस्टल्स फॉर्म करे जाते हैं और एक्सरे को पास किया जाता है, जिससे कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। एनएमआर से भी हमें क्या पता चल सकता है कि एटम्स की पोजीशन, एटम्स की जो उसमें जो आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो एटम्स की पोजीशन है वो क्या है। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे क्रायो मतलब लो टेम्परेचर में हम अपने बायोमोलिक्यूल्स को रखते हैं जिससे वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद हम उसको 3D, जो उसका 3D स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो टेक्निक्स हैं इसकी मैं अलग से जो डिटेल वीडियो है वो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल डेटा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फाइल फॉर्मेट्स।